नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम परिवहन और संचार भाग की पाइपलाइन और संचार के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते ही हो कि पाइपलाइन क्या होती है। पाइपलाइन में पाइपों के द्वारा हम द्रव या गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। अगर हम देखें तो आधुनिक समय में जो पाइपलाइन है, दो ठोस वस्तुओं को भी हम उनमें द्रवित करके उन पदार्थों को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए पाइपलाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम पाइपलाइन को देखें तो ये सबसे नई और सबसे सुगम पद्धति है। पाइपलाइन को हम एक बार अगर बिछा देते हैं तो उसके बाद जैसे हम रेल की पटरियाँ बिछाने के बाद हम उस पर बिछाने के बाद एक बार लागत आती है और उसके बाद हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह पाइप में हम एक बार उसको बिछा देते हैं तो हम पाइपलाइन का जो साइज़ होता है उसको चेंज नहीं कर सकते, यानी कि उसकी कैपेसिटी को हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पाइपलाइन की अगर हम सुरक्षा की बात करते हैं तो पाइपलाइन की सुरक्षा कई बार नहीं की जा सकती, और अगर हम भूमिगत पाइपलाइन होती हैं तो उनकी मरम्मत करना कठिन कार्य हो जाता है। इसके अलावा रिसाव हो जाने पर हम पता नहीं कर पाते हैं कि उसमें टाइम लगता है कि कहाँ पाइपलाइन में किस स्थान से रिसाव हो रहा है। आज के टाइम में अगर देखें तो न्यूजीलैंड के अंदर पाइपलाइन का खूब अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है और वो फैक्ट्रियों तक, फार्म से फैक्ट्रियों तक दूध को भी पाइपलाइन के द्वारा भेज रहे हैं। और ये हम जानते ही हैं कि है ना, बड़े बड़े शहरों में एलपीजी गैस को भी अब पाइपलाइन के द्वारा घरों तक पहुंचाया जाने लगा है। तो हम देख सकते हैं कि पाइपलाइन का आगे के समय में, भविष्य में और अधिक इस्तेमाल होने की संभावनाएं हो रही हैं। अगर हम पाइपलाइन को हम देखें तो पाइपलाइन हमारे लिए एक तरह से काफ़ी सरल है। इसको हम पानी के ऊपर या भूमिगत ऐसे उबड़ खाबड़ जगहों पर भी आसानी से बिछा सकते हैं और वस्तुओं का निर्वहन किया जा सकता है। पाइपलाइन बिछाने में एक बार हमने अभी बात की कि हम उसकी जो कैपेसिटी है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एक बार हमारी लागत आती है उसके बाद इसका संचालन और रख रखाव करने में काफ़ी कम लागत आती है हमारी। पाइपलाइन से हम निरंतर आपूर्ति को करते रह सकते हैं, कोई रुकावट नहीं आती और ऊर्जा का उपयोग भी कम होता है और समय भी हमारा कम नष्ट होता है। और ये परिवहन का तीव्र और सक्षम है, और जिससे हमारा पर्यावरण भी अनुकूलन रहता है और हमारी वस्तुएं भी ज़्यादा खराब नहीं होती। जैसे हम सड़कें बिछाते हैं या हम रेल लाइन के लिए पटरी बिछा रहे हैं तो हमें भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होती है, लेकिन हम पाइपलाइन में हमें भूमि अधिग्रहण भी नहीं करना पड़ता और कोई बर्बादी भी नहीं होती है। अगर हम आगे देखते हैं कि जो पाइपलाइन है, तेल पाइपलाइन और गैस पाइपलाइन, हमारी दो तरह की अभी पाइपलाइन है। तो अगर हम विश्व का अगर वितरण देखें तो विश्व में परिवहन के लिए जो पाइपलाइन है उनका सबसे अधिक उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है, और विश्व की सबसे लंबी जो पाइपलाइन है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में ही पाई जाती है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पाइपलाइन है वो बिग इंच है, जो तेल पाइपलाइन है, और जो मेक्सिको की खाड़ी के तटीय कुओं से तेल को संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी भागों तक पहुंचाती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो भारत में 9000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है, और इसमें जो महत्वपूर्ण पाइपलाइन है जो असम के तेल क्षेत्रों से नहरकटिया से बिहार के बरौनी स्थित तेल शोधनशाला तक पहुंचाते, जिसकी अगर हम लंबाई देखें तो 724 किलोमीटर है। इसके अलावा गुजरात में कोयली क्षेत्र से शोधनशाला तक पहुंचाती है। फिर इसके अलावा गुजरात में ही कच्छ की खाड़ी से जो पाइपलाइन है वो सलाया से मथुरा तक है, जिसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो वो 1256 किलोमीटर है। इसके अलावा मथुरा से दिल्ली, जालंधर, अम्बाला होती हुई जालंधर तक पाइपलाइन है। और अगर हम फिर बात करते हैं मध्य पूर्व के देशों की, जिसमें ईरान, इराक व सऊदी अरब आते हैं, इसमें भी मरुस्थलों के पार भूमध्य सागर के तट तक तेल परिष्करणशालाओं तक तेल पाइपलाइनों के द्वारा पहुंचाया जाता है। और इनमें सबसे जो प्रसिद्ध लाइन है वो है टैप पाइपलाइन। टैप है ट्रांस अरेबियन पेनिनसुला पाइपलाइन, और इसका जो व्यास है वो 750 मिलीमीटर है और इसकी जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है।
ये है 1600 किलोमीटर है, आप इसको राइट कर सकते हैं। और ये सऊदी अरब की रास तनूरा से भूमध्य सागर के तट पर स्थित सीडान बंदरगाह तक तेल ले जाती है। इसी प्रकार इराक में है त्रिपोली बंदरगाह, उसको भी ये पाइपलाइन मिला रही है। अगर हम सोवियत संघ की पाइपलाइन की बात करते हैं तो कामकान दुनिया की सबसे पाइपलाइनों में से है, जो रूस के वोल्गा और यूराल क्षेत्र में तेल के कुओं से तेल को पूर्वी यूरोप के देशों तक पहुंचाती है। इसके अलावा अगर हम प्राकृतिक गैसों की बात करते हैं तो प्राकृतिक गैसों का भी हम अगर परिवहन देखें तो पाइपलाइनों द्वारा होता है, और इसमें भी अमेरिका में ही गैस की पाइपलाइन की अगर हम लंबाई देखें तो वो रेलवे की जो पाइपलाइन है उनसे भी अधिक हैं। और हम यूरोप में इटली, फ्रांस, नीदरलैंड आदि देशों के अंदर भी प्राकृतिक गैस का परिवहन हम पाइपलाइनों के द्वारा कर रहे हैं। और भारत में अगर देखें तो गैस परिवहन की सबसे बड़ी पाइपलाइन हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HBJ है। और इस विश्व की ये सबसे लंबी पाइपलाइन को अब आगे बढ़ा के हम दिल्ली तक इसको लेके जाया जा रहा है। और इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो गेल जो हमारी है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अगर हम देखते हैं तो ये आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में गैस बिछाने का हमारा कार्य कर रही है। इसके बाद हम संचार के साधनों की बात करते हैं। हमारा संचार के साधन हम देखते हैं तो जिस प्रकार परिवहन वस्तुओं और व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए प्रयुक्त होता है, उसी तरह संचार के जो साधन हैं वो लंबी दूरियों तक संदेशों के आदान प्रदान करने के लिए हम संचार के साधनों का प्रयोग करते हैं। अगर संचार की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम देखें तो संचार में जो क्रांति है वो सबसे पहले 1844 के अंदर सैमुअल मोर्स के द्वारा तार के आविष्कार के साथ हुई। तार के आविष्कार के बाद हमारे संचार की क्रांति में काफ़ी हमारा अगर हम देखें तो पहला ये हमारा कदम था। और उससे पहले के टाइम में अगर आदिकाल में गुजरे ज़माने की अगर हम बात करते हैं या शुरू की हम बात करते हैं तो मनुष्य इशारों के द्वारा अपने संदेश एक दूसरे को समझाते थे, या फिर झंडे लहराकर, आग जलाकर, घोड़े छोड़कर या कोई संगीत बजाकर अपना संदेश एक से दूसरे स्थान पर देते थे। इसके बाद धीरे धीरे जैसे मनुष्य ने प्रगति की है उसके बाद दूसरे पैदल चला है, ऊँटों के द्वारा, या फिर हम कह सकते हैं घोड़ों पे चढ़कर संदेश को पहुंचाया है। और आगे आगे जैसे जैसे सभ्यता ने विकास किया है और संचार के साधनों का विकास हुआ है तो हमारे विभिन्न माध्यम जो आज के समय में हम देख रहे हैं आधुनिक में, ऐसे हमारा विकास हुआ है। 1875 में ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था, और जिससे हमारे जो संदेश हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने का बहुत ज़्यादा सुविधाजनक हो गए थे। बहुत आसानी से हम अपने संदेशों को भेज सकते हैं। और इस टेलीफोन के द्वारा ही अगर हम बात करें तो इस टेलीफोन के द्वारा ही जो हमारा अमेरिका है उसके अंदर नगरीकरण हुआ है। और इसी ने क्या करता था ये कि जो हमारा मुख्यालय होता था कंपनियों का, उसमें कार्यों को हम छोटे जो नगरों में उनके सेंटर बने हुए होते हैं तो वहाँ पे वो उन दोनों के बीच में आपस में सामंजस्य बैठाना बहुत आसान हो गया है। और अगर हम 1894 में मार्कोनी ने जब रेडियो का आविष्कार कर दिया तो इसके बाद तो संचार के साधनों में हम संदेश हैं, हम न्यूज़ हैं, हम कहीं भी किसी भी कोने से कोई भी संदेश है वो हम विभिन्न लोगों को, अधिक लोगों को एक साथ हम पहुंचा सकते हैं। और ये एक मील का पत्थर साबित हुई है। और 1945 के अंदर टीवी के आने के बाद तो एकदम से ही चेंज आ गया, और हम उन घटनाओं को पहले जिनको सिर्फ सुन सकते थे उनको अब देख भी पा रहे होते हैं। और इसके बाद हमारा अगर हम देखें आज IT फील्ड में उसके बाद विकसित होने के बाद तो संचार के नए नए रूप हैं, जिसमें हमारा सेल फोन है, मोबाइल है जिसको हम मोबाइल बोल रहे हैं, ईमेल आ गया है, फैक्स हो गए हैं, और इंटरनेट के माध्यम से हम समय और स्थान की सभी बाधाओं को अब हमने दूर कर दिया। अब हमारे लिए समय और है ना और स्थान कोई बाधा नहीं रह गया। हम किसी भी स्थान पर जाकर, किसी भी जगह पर जाकर किसी भी जगह की न्यूज़ को हम देख सकते हैं और उनकी सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। और अब हम देख रहे हैं तो संचार की दुनिया में लगातार नए नए आविष्कार हो रहे हैं। और इसमें सबसे पहला अगर हम देखें आजकल ऑप्टिकल फाइबर, अगर हम बात करें जैसे 2G है, 3G है, अब 4G आ चुका है, आगे 5G है, तो ऑप्टिकल फाइबर हमारा एक महत्वपूर्ण अगर हम देखें तो ब्रेक थ्रू हो रहा है। तो जैसे जैसे
प्रतिस्पर्धाएं बढ़ रही हैं, आपस में कंपटीशन बढ़ रहा है, तो कंपनियों ने सभी पूरे विश्व में ऑप्टिकल फाइबर का तारों को बिछा दिया है, जिससे हमारे जो डाटा है वो ज़्यादा मात्रा में हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आदान प्रदान कर पाएंगे। और ये जो बंदिश है कि कुछ आंकड़ों को ही हम पहुंचा सकते हैं, तो फिर हम बड़े आंकड़ों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा पाएंगे। और आज इंटरनेट हमारे सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है, जिसमें 100 से भी अधिक देशों के 100 करोड़ लोगों को आज के समय में जोड़ दिया है। तो अब हम उसके बाद करते हैं, उपग्रह की बात करते हैं। तो अगर हम उपग्रहों में देखें, तो अगर हम वर्ल्ड में बात करें, तो विश्व का जो पहला उपग्रह है वो रूस के द्वारा 1970 में भेजा गया था, जिसका नाम स्पुतनिक फर्स्ट था। और उस उपग्रह के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के अंदर जो सोवियत संघ है, जिसको हम पहले सोवियत संघ के नाम से जानते थे 1991 से पहले, उन दोनों में अंतरिक्ष विज्ञान में आगे रहने की और उनमें शोध करने की लगभग होड़ सी लग गई है। अगर हम देखें, तो अगर हम भारत की बात करते हैं, तो भारत का जो सबसे पहला उपग्रह है 1975 में 19 अप्रैल 1975 में भेजा गया था, जिसको सोवियत के रूसी रॉकेट था इंटरकॉस्मोस द्वारा छोड़ा गया था। और ये हमारा भारत का पहला उपग्रह है 1975 में, आर्यभट्ट। अगर हम इसके बाद बात करें, तो 1979 और 1981 में हमारे 2 उपग्रह भेजे गए, जिसके नाम थे भास्कर 1 और भास्कर 2। इसके बाद हमने लगातार भेजे हैं। उसके बाद भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप, जो एक रॉकेट लॉन्चर है जहाँ से रॉकेट छोड़े जाते हैं, तो रोहिणी श्रृंखला के हमने 3 उपग्रह छोड़े हैं। इसके बाद 1982 और 1992 के बीच 10 सालों में हमने इनसेट की श्रृंखला के फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी और फर्स्ट डी भेजे, और अनसेट 2A भी भेजा हमने। लेकिन फर्स्ट जो सी है इनमें से वो असफल रहा, बाकी के हमारे चारों हैं वो हमारे सफलतापूर्वक कार्य किया। इसके अलावा अगर हम आगे बात करते हैं, तो 18 अप्रैल 2001 को भारत के श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग पैड से GSLV को हमने अंतरिक्ष में स्थापित किया, और विश्व की अगर हम देखें तो अंतरिक्ष शक्ति बन गया है भारत आज के टाइम में। और 2002 में पहला मौसम संबंधी जो उपग्रह है कल्पना फर्स्ट श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया। और उसके बाद हमारा 2004 में एजुसेट जो शिक्षा से संबंधित हमारा जो उपग्रह है वो 2004 में उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया गया है। उसके बाद 2005 में कार्टोसेट, और जिसका कार्य है पृथ्वी पर जो गतिविधियां हो रही हैं उन पर निगरानी करना। इसके अलावा हमने मौसम संबंधी है या संचार सुविधाओं में वृद्धि है, अपने जासूसी अभियानों को और मनोरंजन के क्षेत्र के लिए हमने विभिन्न इनसेट श्रृंखला के और एरियाना के हमने उपग्रह भेजे हैं, जो आप देख सकते हैं इसके अंदर कि जो 2006 में हमने इनसेट 4C, 2007 में इनसेट 4B, 2008 में एरियाना और फरवरी 2019 में एरियाना 5A247 का प्रक्षेपण हमने सफलतापूर्वक किया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इंटरनेट की, तो इंटरनेट आज के टाइम में एक महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा सुविधाजनक और तीव्र संपर्क प्रणाली है, जिसमें हम कोई भी जो यूज़र होता है वो एक कंप्यूटर और मॉडेम का इस्तेमाल करके हम साइबर स्पेस से इजीली हम जुड़ सकते हैं। और ये एक क्षेत्र होता है कंप्यूटरीकृत क्षेत्र है, जिसमें इंटरनेट है, www जिसको वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, इनके द्वारा ये संचालित होता है। और हम कोई भी सूचना यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, किसी को भी सूचना भेज सकते हैं और किसी के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम आज इसे इंटरनेट के नाम से जानते हैं। अगर इंटरनेट के प्रयोग की अगर हम बात करते हैं, तो इंटरनेट का प्रयोग लगातार बहुत ज़्यादा भूतपूर्व रूप से बढ़ रहा है। जो भारत में अगर हम देखें, तो भारत में भी इसने काफ़ी उन्नति की है। इंटरनेट का प्रयोग अगर हम 1995 में देखें, जहाँ 5 करोड़ थे, वो 2000 में 40 करोड़ लोग जुड़ गए, और 18-19 में इसमें 100 करोड़ लोग की संभावना जताई जा रही है कि लगभग 100 करोड़ लोग इंटरनेट की कनेक्टिविटी उनके पास है। तो अगर हम आज देखें, तो जैसे जैसे संचार क्रांति के अगर हम भविष्य की बात करते हैं, तो संचार क्रांति में जैसे जैसे हमारा टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, तो इसमें प्रतिरक्षा की दृष्टि से जो हमारे प्रतिबंध लगा रखे थे पहले सुरक्षा के रूप से, वो अब हटा दिए गए हैं, लगभग ही समाप्त हो गए हैं। निजी जो कंपनियां हैं, शैक्षणिक संस्थाएं हैं, सरकार है
और सूचनाएं उपग्रहों से प्राप्त हमारा जो चित्र है हमें आदि करने के लिए हम साइबर स्पेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप हम लोग देख सकते हैं कि आज हम जब ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं तो ये भी हमारा साइबर स्पेस और इंटरनेट की वजह से ही संभव हो पाया है कि आज के समय में कोरोना काल के अंदर हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि संचार क्रांति का क्या भविष्य है और क्या हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों से जुड़ पा रही हूँ, ये भी एक हमारे संचार क्रांति का ही एक स्वरूप है जिसमें हम आपस में हम बात क्लास ले पा रहे हैं। तो हमारा जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन फर्स्ट, सेकंड और 3 भागों में हमने इसको किया है। तो अगली क्लास के अंदर हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।